गुनगुनाना बंद करिएगा। ओजोन अवक्षय, इसका मतलब क्या था? ओजोन डिप्लीशन। कुल मिला जुला के कहने का मतलब कि सर ओजोन एक लेयर है, कैसी लेयर है, कहां है, वो सब कुछ आज बात करेंगे हम लोग। फिलहाल की सर एक ऐसी लेयर है जो कहीं ना कहीं, इतना तो हम जानते हैं सर, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके बाहर कहीं ना कहीं एक आवरण है गैसों का, ठीक है, यानी कि यहां पर जो गैसें मिल रही होंगी वो कौन मिल रही होंगी? O3 मिलती है, ठीक है। ये करती क्या है सर? सूर्य से आ रही किरणों को, स्पेशली किसको? यूवी को, अल्ट्रा वायलेट पाराबैंगनी किरण को, जिसमें से आपको समझाया था ना कि ये पाराबैंगनी किरण कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, C, B, A, जिसमें से खतरनाक कौन? B, ठीक है, क्योंकि इसके पास थोड़ी सी क्षमता ऐसी होती है ना कि ये हमारे त्वचा तक अवशोषित हो जाता है, जिस कारण से कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? माइलेनुमा हो जाता है। माइलेनुमा समझते हो क्या होता है? एक प्रकार का स्किन कैंसर है, यानी कि त्वचा का कैंसर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? माइलेनुमा बोला जाता है। कुल मिला जुला के यहाँ पर कौन? UVB जो है ना, ये क्या है? खतरनाक है, ठीक है, अंदर घुस रही है। अब क्या करता है कि जो यूवी लाइट ऊपर से आ रही है, ये ओजोन की जो परत है इसको क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी कि यहां से पुनः इसको वापस भेज दिया जाए, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ओजोन अवक्षय। ओजोन का मतलब समझ में आया क्या है? कि सर हमारे पृथ्वी के बाहर, अब बाहर में कहां पे, वो भी देखेंगे कि लोकेशन कहां पर है इसका। फिलहाल कि सर पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, उसके सतह पर रहते हैं हम लोग। सतह पर कहीं ना कहीं वायुमंडल है, उसके ऊपर और भी बहुत सारे मंडल है, कोई एक ऐसा मंडल होगा जिसमें क्या मिल रहा है? ओजोन मिल रहा है। और वो ओजोन क्या कर रहा है कि सर बाहर से जो यूवी लाइट आ रही है उसको वहीं से लौटा दे रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर? यहां ओजोन में कहीं ना कहीं छिद्र की बात पढ़ेंगे हम लोग। हालांकि एक्चुअल में ओजोन में छिद्र होता नहीं है। क्या है वो छिद्र? कैसा दिखता है? क्यों हुआ है? कहां दिखा था? सबसे पहले कब देखा गया था? किसके द्वारा देखा गया था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा ओजोन की बात समझ में आ गई। सर ओजोन एक हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है जो ओजोन के गैसों से बना हुआ है। ओजोन गैस बनता कैसे है? तो ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं अणु यानी कि मॉलिक्यूल और एक आपका है क्या? परमाणु, जब ये जुड़ता है तो क्या बनता है? O3 बनता है, ठीक है। चलो अब पहले कुछ बिंदु हैं यहाँ पे, हम वो देख लेते हैं पहले। जैसे सबसे पहले कि सर ये जो ओजोन है कितनी मोटी है, कितनी पतली है। अगर मैं कहूं इसकी मोटाई मापना, ठीक है, तो कैसे मापेंगे? डन। तो यहां पर एक वैज्ञानिक थे डॉब्सन, याद रखिएगा इनका नाम, डॉब्सन, जिन्होंने एक इकाई बताया जिसको बोलते हैं डॉब्सन यूनिट। जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, उसी तरीके से ये ओजोन कितनी मोटी है, कितनी पतली है, उसको नापने के लिए इकाई है जिसका नाम है डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको? DU बोलते हैं। लास्ट टाइम पे मेरे ख्याल से ये सवाल भी दे दिए थे आप लोग को, यहीं पर आप कैलकुलेट कर लिए थे। यहां तक की बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या करते हैं इसमें, चलो जरा समझते हैं कि ये मिल कहां पे रहा है। देखिए ये हमारी पृथ्वी होगी, ठीक है। पृथ्वी के बाहर सर एक सबसे पहला आवरण, जिसको हम नाम देते हैं, दूर लिखते हैं, वायु मंडल। यानी कि पृथ्वी पर जहां हम रह रहे हैं उससे ऊपर जो सबसे पहला आवरण मिल रहा है वो कौन है? वायु मंडल, जिसको हम नॉर्मल क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ऐसे है ना, एटमॉस्फेयर। चलो नाम याद रखिएगा। इस वायुमंडल के बाद का जो मंडल है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर। ये दूसरा। इसके बाद जो तीसरा है कौन कौन सा हो गया? वायुमंडल, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल। तीसरा
समताप मंडल, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद अगला जो मंडल है इसका नाम है मध्य मंडल। मीजोस्फेयर। कितने हो गए? 4। इसके बाद अगला आयन मंडल, आयनोस्फेयर बोलते हैं इसको। और सबसे बाहर, जब हम पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं उसको कहते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल मतलब बाहर, ये पूरा। अब चले गए कहां पे? आप अंतरिक्ष में चले गए, ठीक है, उसको कहते हैं बाह्य मंडल। ये हो गया बाह्य मंडल, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फेयर। चलो, ये एक सीक्वेंस में जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सा? वायुमंडल, वायुमंडल के बाद क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, चलो ये हो गए। अब इससे पीछे थोड़ा सा अगर हम लोग चलें तो हम बात किसकी कर रहे थे बच्चा? ओजोन की। ठीक है, ये होता है ना। चलो, ओजोन किससे बनी हुई है सर? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल और एक एटम से, यानी कि एक अणु और एक परमाणु से मिलकर के बनी हुई है। लिखना चाहे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि सर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल करके किसका निर्माण कर रहा है? ओजोन का निर्माण कर रहा है। अब आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जो ओजोन होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है अच्छी और एक है खराब। सिंपली हम इसको कह देंगे सर ये बैड ओजोन है और ये गुड ओजोन। अब ये अच्छी और खराब किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, कहां मिल रहा है, बस यहीं पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो यहां बात कर रहे थे क्या क्या चीज मिल रहा था, यहां तक के दिमाग में है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में ओजोन होता है क्या? एटमॉस्फेयर में ओजोन है क्या? नहीं है। क्या कभी बना था ऐसा? ऐसा केस हमने पढ़ा हुआ है कि कहीं गलती से ओजोन बना था क्या? कब बना था, कहां बना था? हाँ, कोई केस था, याद करो। धुंध वाला केस था क्या? हाँ, लॉस एंजलिस में बना था। वहां पे क्या बना था? ओजोन बना था। कोई बात नहीं, हमको बस ये याद रखना है कि सर ओजोन यदि हमारे आसपास मिल जाए, हमें O2 चाहिए, O3 नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं चाहिए ये हमें। अगर O3 मिल गया हमको, ये O3 अगर हमारे अंदर चला गया तो क्या करेगा? बिल्कुल, जितनी भी हमारी श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, श्लेष्मा की जितनी झिल्लियां हैं, वो सब कुछ सूख जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, हमारे अंदर म्यूकस नहीं बनेगा। म्यूकस नहीं बनेगा तो मेरी पूरी कहीं ना कहीं पाचन नलिका जितनी है, मुख से लेकर के गुदा तक, इसमें श्लेष्मा का बहुत बड़ा योगदान होता है, म्यूकस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम वहीं पे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से कि सर जो ये ओजोन है, ये ओजोन 2 जगहों पे मिल रही है। देखो, सबसे पहला ये कौन था आपका? ये वायुमंडल था। वायुमंडल के बाद कौन है आपका? क्षोभ मंडल है। सबसे पहला जो मिल रहा है ओजोन, इस क्षोभ मंडल में मिल रहा है। ठीक है, दूसरा कहां मिल रहा है इसके बाद? समताप मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर के बाद कहां मिल रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर में मिल रहा है। अब ये बताओ बच्चा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इनमें से कौन सी ऐसी ओजोन है? दो जगह पे ओजोन है, एक यहां इस लेयर में मिल रही है और एक इसमें मिल रही है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब दोनों में से किसको खराब कहोगे? छोटा सा लॉजिक लगाओ, दोनों में से किसको खराब कहा जाए? अरे खुद से सोचो। सपोज हम कुदरा, अभी सकरी में, ठीक है, चलो हम लोग सकरी में, सकरी के आगे चलो कुदरा है। कुदरा में कहते हैं कि कुदरा में बहुत लोग खराब लोग रहते हैं। ठीक है, हम लोग सकरी में, सकरी से आगे चलो हम बात कर ले खुरमाबाद। क्या खुरमाबाद को खराब कहेंगे कि सकरी को खराब कहेंगे? सकरी को, क्योंकि क्या इसके संपर्क में है। कहने का मतलब कि सर यहां से इस वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में ओजोन आने के चांसेस हैं। ठीक है, यही बात हमने कहा कि यहां जो ओजोन मिल रही है वो कहां पे मिल रही है सर? 2 जगह पे मिल रही है ओजोन। सबसे पहले कहां पर मिल रही है आपकी? अच्छी वाली, खराब वाले को पहले लिखते हैं कि सबसे पहला कहां पर मिल रहा है? क्षोभ मंडल में मिल रहा है, ट्रोपोस्फेयर में मिल रहा है।
अच्छा जल्दी जल्दी इसको आज खत्म करना है हमें, ठीक है। और दूसरी कहां पर मिल रही है? समताप मंडल में मिल रही है, ठीक है, समताप स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक। अब इनमें से अच्छी इसको बोला समताप को, इसलिए कि सर ये वायुमंडल तक नहीं पहुंचेगा, और वो वायुमंडल के बाद दूसरी लेयर है कौन? आपका ट्रोपोस्फेयर, वहां से कभी भी ओजोन निकल करके वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। इसलिए उस वाले ओजोन को क्या बोलते हैं हम लोग? खराब बोलते हैं। और जो दूर है हमारे वायुमंडल से इसको क्या कहते हैं? अच्छा कहते हैं। बात समझ में आ गया? यहां तक की बात। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या क्या बात किया? सर ओजोन क्या है? ओजोन एक गैसों का आवरण है जो क्या करता है? प्रकाश से आ रही, यानी कि सूर्य की किरणों में आ रही कुछ ऐसी खतरनाक किरणें हैं, कुछ ऐसी रेज है जैसे यूवी रे, ये हमारे लिए क्या है? जानलेवा है। इतना ज्यादा जानलेवा कि कहीं अगर आपके आंख में चला गया तुरंत मोतियाबिंद हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट बोलते हैं। मोतियाबिंद सुने हो नाम? आपके आंख में कहीं ना कहीं कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो धागे भी संरचना में बदल जाते हैं, फिर आप दृष्टि आपकी खत्म हो जाएगी, देख नहीं पाओगे। क्या बोलते हैं उसको? मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरेक्ट्स बोलते हैं, ठीक। ये कैटरेक्ट्स होता है, किसी किसी में होता है, ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि यूवी लाइट पड़ने से हुआ है। जैसे आपके घर में दादाजी दादी होंगे ना, तो उनको ये प्रॉब्लम मेजर केस में बन जाता है उम्र के साथ, ठीक है। लेकिन अगर अचानक से यहाँ पृथ्वी पर, अगर हमारे पास जहां हम रहते हैं वहां पर यूवी लाइट आ जाए, आपकी आंखों में चला जाए, तुरंत आपको हो जाएगा क्या? मोतियाबिंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो आंख का प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, खराब होकर रेसे रेसे बन जाएंगे उसके, फिर हमें मोतियाबिंद हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचो इतनी खतरनाक है ये, लेकिन फिर भी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। कारण नहीं पहुंचने का, इस तरह एक आवरण है ओजोन का, O3 का, ये क्या करता है? इनको वापस भेज देता है, ठीक है। तो हमने कहा कि सर दो जगह पे मिल रहा है, एक मिल रहा है ट्रोपोस्फेयर में, एक मिल रहा है स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ये क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल के काफी नजदीक है, यहां से डाउट रहता है कि यहाँ की ओजोन हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है। इसके रिस्पेक्ट में, इस आधार पे कहते हैं कि ये खराब वाली ओजोन है। और इसके अगले वाले मंडल में, यानी कि कौन? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मिलता है, इसको क्या कहते हैं? अच्छी वाली ओजोन कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलो अब बात आता है कि सर ये तो ओजोन के बारे में जान लिया, ये ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन जिसको होल के नाम से जानते हैं, ओजोन होल, ओजोन छिद्र। क्या इस ओजोन के एरिया में कहीं पर छिद्र हुआ है क्या? सर ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाहर सबसे पहला कौन? वायुमंडल। अच्छा वायुमंडल छोड़ देते हैं, हमको पता है ना अच्छी वाली कौन सी है, चलो बाहर दिखाते हैं। ये है आपका ओजोन का लेयर, चलिए ये हो गया ओजोन। सुनना आराम से, ठीक है। अब कौन सी वाली है? याद रखिएगा समताप मंडल वाली है ना, स्ट्रेटोस्फेयर वाली है। उसके नीचे वाली की बात नहीं कर रहे हम लोग, यहां पे मिल रही। हम बात करें ओजोन छिद्र का। सर ओजोन छिद्र का मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर रहने वाले जो पृथ्वीवासी हैं, ये क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा अनवांटेड चीजों का, अनवांटेड कहने का मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं है, अनावश्यक वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे कुछ अपशिष्ट बन रहे हैं, कुछ वेस्टेज बन रहे हैं, और वो वेस्ट जाकर के उस ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस कारण से कहीं पर ये ओजोन की जो परत है ये कुछ ज्यादा पतली हो गई है। ये देखो, ठीक है। जो छेद नहीं हुआ है, ध्यान में रखिएगा, ओजोन की परत क्या हो चुकी है? पतली हो चुकी है। अब पतली हो चुकी है, अब छेद फिर क्यों कहा है? कारण क्या है? सर जहां से पतला हुआ है ना, अब यहां से यूवी लाइट प्रवेश कर जाएगा। पहले क्या होता था कि सर इन क्षेत्रों से टकरा कर ये लौट जाता है। अब अगर प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे उसको? सर छेद हो गया है, तभी तो वो क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ये ओजोन जो है ये कहीं ना कहीं क्या हो चुकी है? पतली हो चुकी है। फिर सवाल आता है क्या, सर कहां पे पतला हुआ है? किसने देखा इसको? ठीक है, तो किसने देखा भाई? वैज्ञानिकों ने देखा है, वो बात तो नहीं कर रहे, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले अंटार्कटिका के रीजन में, अंटार्कटिका सी होता है यहां पे ना, चलिए अंटार्कटिका कहीं ना कहीं क्या है? ध्रुवीय इलाका है, ठीक है। अंटार्कटिका में सबसे पहले देखा गया था, और कैसे देखा गया था? तो एक सैटेलाइट की मदद से देखा गया था। सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्बस 7। निम्बस 7 ये सैटेलाइट का नाम है। कब देखा गया था? 1985 में देखा गया था। क्या क्या बात?
कि सर सबसे पहले इस हमारे ओजोन में छिद्र हुआ है, होल हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ओजोन हमारी पतली हो गई है, जहां से कौन प्रवेश कर रहा है? यूवी लाइट प्रवेश कर रही है, पराबैंगनी किरण प्रवेश कर रही है। प्रवेश करेगी तो सर यहाँ जो अंटार्कटिका के क्षेत्र में लोग रहते होंगे, क्या उनको प्रॉब्लम होती होगी? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्या क्या प्रॉब्लम होगी वो भी बात करेंगे हम लोग। फिलहाल की सर अब ये प्रवेश करने लगी, जिस जगह से प्रवेश कर रही है उस जगह पे हमारा ओजोन कहीं ना कहीं पतला हो चुका है, अब प्रवेश कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं क्या बोल देते हैं? होल बोल देते हैं, छिद्र बोल देते हैं। ठीक है, अब सर ये पता कब लगाया गया? 1985 में। कैसे पता लगाया गया? एक सैटेलाइट से पता लगाया गया था जिसका नाम था निम्बस 7 सैटेलाइट। चले आगे। अब सर प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब क्या हो गया सर? यूवी लाइट प्रवेश कर गई। कहां से प्रवेश किया? ओजोन होल से प्रवेश किया। चलो, अब अगर प्रवेश कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम आएगा? कहां पे प्रवेश किया? अंटार्कटिका के क्षेत्र में प्रवेश किया। सबसे पहले तो बात करते हैं ना सर, माइलेनुमा हो जाएगा। अभी अभी बात किए थे हम लोग माइलेनुमा के विषय में। माइलेनुमा क्या है? त्वचा का कैंसर है ये। यानी कि अगर हमारे त्वचा पे पड़ेगा तो त्वचा क्या करेगी? हमारी तुरंत यूवी लाइट कौन सी? बी वाले को तुरंत अवशोषित करेगा हमारा त्वचा, और त्वचा अवशोषित करने के बाद आपको याद है मेरे ख्याल से कैंसर आपको हमने पढ़ाया हुआ है। तो कैंसर की अलग सी कोई कोशिका नहीं होती है, हमारी सामान्य कोशिका ही बदल जाती है किसमें? कैंसर कोशिका में। उसको बदलने के लिए कुछ ना कुछ कारक, कुछ ना कुछ एजेंट जिम्मेदार थे। क्या वहीं पर मैंने कहीं पे किरण बताया था कि किरण, कोई रेज भी जिम्मेदार होते हैं। कुछ फिजिकल एजेंट होते हैं, कुछ केमिकल एजेंट होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, और कुछ क्या होती हैं? किरणें होती हैं जो हमारे सामान्य कोशिका को बदल देती हैं। किसमें? कैंसर की कोशिका में। जैसे ही कैंसर की कोशिका बदल जाती है, वो लगातार क्या करना चालू कर देगी? इरेगुलर डिवीजन करना चालू कर देगी, अनियमित रूप से विभाजन करेगी। और जब अनियमित रूप से विभाजन करेगी तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, तो माइलेनुमा हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो एक वर्ड आता है हीम अंधता। हीम, ये तो लोग बड़ा हिंदी काटता है हमारा। हीम अंधता, अंधता जिसको हम कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। आए, अब कुछ ही हो गया। देखो, हीम अंधता समझते हो? हिम अंधता। अच्छा, कभी पहाड़ी इलाके, नहीं आप लोग तो ऐसा नहीं, पहाड़ी इलाके में वो चीज आपने नहीं देखा है? कभी ऐसा हुआ कहीं ऐसे जगह पे घूमने गए जिस पहाड़ पे बर्फ जमा हुआ है? कभी ऐसे जगह पे जाओगे तो समझ में आएगा। जैसे हिमालय रीजन की बात करें हम लोग, हिमालय क्षेत्र की बात करें तो हिमालय का जो पहाड़ है ना, सुबह जब सूरज निकलेगा आप उसको 500 किलोमीटर दूर से देख सकते हो। सुनो हमने क्या कहा कि हिमालय के पहाड़ को 500 किलोमीटर दूर से हम देख सकते हैं। पता है काहे? क्यों? क्योंकि बर्फ का परावर्तित करने का जो क्षमता है ना, कहीं ज्यादा होता है। एक बर्फ पे जब लाइट जाएगी ना तो वो बर्फ क्या करता है? लगभग 100% लाइट को वापस कर देता है। पहला रीजन कि सर ऐसा सफेद रंग का होता है। ठीक है, तो वहां पे स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है, प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब सोचो सर ये अंटार्कटिका का रीजन है, यहाँ पर पहाड़ी, बहुत सारे पहाड़ हैं, इस पहाड़ पर क्या है? बर्फ ही बर्फ है। अब क्या हो गया सर? यहाँ के ओजोन में कहीं ना कहीं क्या हो चुकी है? मोटाई इसकी पतली हो चुकी है। यहीं पर हमने छिद्र को नोटिस किया था। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से कहीं ना कहीं यूवी लाइट आएगी। क्या आएगी? बिल्कुल। और आएगी सर यहाँ से टकरा के चली आएगी हमारी तरफ। जिन जिन लोगों की आंख में पड़ेगा ये यूवी लाइट, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? एक प्रकार से मोतियाबिंद के रोगी हो जाएंगे ना। उनकी दृष्टि क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हिम अंधता बोलते हैं। काहे हंसी आ रहा है भाई? काहे काहे काहे? कुछ स्पेशल रीजन? मतलब निकाल लें। अच्छा, निकल गया मतलब? हम कुछ निकाल लें? नहीं ना। चल, हिम अंधता का मतलब कहीं ना कहीं, अरे बस बस बस, खत्म नहीं होगा तो फिर चिड़चिड़ा जाएंगे हम, बता दे रहे पहले।
हिम यहाँ पे शब्द क्यों आया? क्योंकि सर बर्फ से टकरा के प्रकाश आ रही है, उसके बाद हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? हिम अंधता। हिम अंधता यहाँ नहीं हो सकता है, कभी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम वैसे इलाके में हैं ही नहीं। ये कहाँ का है? अंटार्कटिका रीजन में जो लोग रहते हैं उनको ज्यादातर प्रॉब्लम किसकी होती है? हिम अंधता की प्रॉब्लम। रीजन की सर वहां पे एरिया पतला हो चुका है ओजोन का, जहां से यूवी लाइट अंदर आ रही है, ठीक है, अब वो टकरा करके लोगों में जा रही है आंख में। तीसरा क्या प्रॉब्लम होगा सर? मोतियाबिंद। ये इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है यूवी लाइट के आने से अंदर, ठीक। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे। फिर अब आ जाता है कि सर ये बताइए कि जो ये ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, जो क्या हो रहा है? अवक्षय हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? ओजोन भी हमने समझ लिया, ओजोन में यदि छिद्र हुआ है, ओजोन हमारा पतला हुआ है, वहां से कहीं ना कहीं यूवी लाइट अंदर आ रही है, तो यूवी लाइट आएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी देख ली, ठीक है। फिर सवाल आता है कि पहले हम कारण जाने, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कारण बताएंगे, क्या कारण है ओजोन में नुकसान जा रहा है, ओजोन कहीं ना कहीं हमारा पतला होता जा रहा है? सबसे पहला रीजन कि सर जितना भी हम लोग कूलिंग एजेंट यूज करते हैं, कूलिंग एजेंट, ठीक है, कूलिंग एजेंट के रूप में कहीं ना कहीं मोस्टली पहले यूज किया जाता था किसको? CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज किया जाता था। अब इसको बदल दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं 1987 में एक संधि हुई थी, ठीक है। कनाडा का नाम सुने हो? कनाडा, पता है कनाडा में कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा है? पंजाबी। ज्यादातर किसी किसी मूवी में देखना पंजाबी लोगों का सीन जो रहता है वो कनाडा का ही दिखाया जाता है, तो कनाडा में बहुत ज्यादा पंजाबी लोग हैं। खैर उससे मतलब नहीं, आपको याद रखना है कनाडा। अब कनाडा में एक जगह है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, उस जगह पर कहीं ना कहीं 1987 में एक संधि हुई थी। संधि मतलब एक तरह का प्रोटोकॉल था, बहुत अच्छे अच्छे जो भी मुख्य मुख्य देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां का एक एक व्यक्ति गया हुआ था। अब हम और आप तो नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसी ना किसी को एक तो भेजी होगी कि भाई जाइए, वहाँ एक मीटिंग रखी गई है। वो मीटिंग किस रूप में रखी गई है, क्यों रखी गई है? क्योंकि ओजोन का क्या हो रहा है? अवक्षय हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। जाइए जाके मीटिंग अटेंड करके आइए। उस मीटिंग में कहीं ना कहीं नियम कानून रखे गए थे कि अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कूलिंग एजेंट जो क्या कर रहा है, नुकसान दे रहा है, उसको क्या करना है? कम इस्तेमाल करना है। उसके बाद कहीं ना कहीं CFC को बैन कर दिया गया। CFC की जगह पे अब एक ऐसे कूलिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कहीं ना कहीं नुकसान कम होगा, जैसे अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है फ्रिज वगैरह में। फिलहाल सर कूलिंग एजेंट के रूप में CFC का इस्तेमाल करते हैं। CFC कहां कहां पे इस्तेमाल में लेते हैं, याद है आपको? फ्रिज में लिया जाता था पहले, आज के डेट में नहीं, AC में लिया जाता था। रॉकेट लॉन्चिंग में भी CFC का इस्तेमाल होता था, पता है कि नहीं? आप कहोगे रॉकेट लॉन्चिंग में क्या काम है? रॉकेट लॉन्चिंग के दरमियान कभी आप मूवी वगैरह में, या फिर अभी फिलहाल हमारे यहाँ इंडिया से भी कुछ रॉकेट लॉन्च होते हैं, तो वहाँ का वीडियो न्यूज़ पे आया होगा, देखे होंगे। जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, नीचे बहुत ज़्यादा आग होता है, ठीक है। अब उस आग के कारण उसी रॉकेट का इंजन इतना ज़्यादा हीट मत हो जाए, इतना ज़्यादा गर्म मत हो जाए कि वहीं ब्लास्ट कर जाए, क्योंकि आग बहुत ज्यादा है। उसके लिए उसके इंजन में ठंडा करने के लिए इंजन में क्या डाला जाता था? CFC डाला जाता था। उसका एक एरिया होता था कूलेंट, जैसे आपके बाइक में तो नहीं है, कार में होता है। अगर आपके घर पे कार होगा, पापा अगर मैनेज कर रहे हैं, रखे हैं ना, उनसे पूछिएगा पापा कूलेंट क्या होता है, तुरंत बताएंगे। ये कूलेंट एक टैंक होता है कार में, उसके अंदर एक कूलेंट डाला जाता है। नॉर्मली पानी पहले डालते थे, अब आज के डेट में जितनी भी एडवांस गाड़ी आ रही है उसमें ग्रीन कलर का आता है कूलेंट, वो डाला जाता है। वो नॉर्मली पानी की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा इंजन को ठंडा रखता है। इसी कारण से हमने क्या बोला, इसको कूलिंग एजेंट। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? AC वगैरह, फ्रिज वगैरह में, या तो फिर रॉकेट लॉन्चिंग में। हाँ सेविंग क्रीम में कहाँ से कूलिंग एजेंट आ रहा है? हाँ वो आता है, वो नॉर्मल होता है, उससे ओजोन अवक्षय नहीं होगा। CFC इतना सस्ता है? अच्छा ठीक है, चलो रहता होगा, अब याद। हाँ देखो, वो हर चीज है जो कूलिंग एजेंट के रूप में। अब मोस्टली किसकी बात करते हैं? CFC की। ये जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, तुरंत इसके बाद देखेंगे कि कैसे नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तुरंत इसके बाद जस्टिस देख रहे हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई कि सर ये जो नुकसान हो रहा है वो कैसे हो रहा है? CFC की वजह से हो रहा है। अच्छा CFC का फॉर्मूला जरा बताना मुझे। ये फॉर्मूला है, नाम है कर CF2Cl2।
ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला, ठीक है, CF2Cl2, याद रख लीजिएगा, ये है CFC का इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। चलो अब कहने को तो कह दिया कि सर ये CFC डिप्लीट कर रहा है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, प्रूफ है कोई? चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं, कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। देखो उससे पहले एक छोटी सी बात सुनना ध्यान से कि सर ये ओजोन, अच्छा एक तनी बात बताओ तो, यहां देखो तो ओजोन बनता कैसे, पहले ये बताओ। कुछ देर पहले ही बताए थे कि सर ओजोन बनता कैसे है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का अणु, ठीक है, मॉलिक्यूल और एक क्या परमाणु, जब ये मिलते हैं तो जाके क्या बनता है, तो क्या बन जाता है आपका ओजोन, ठीक है। चलो अब सर क्या ये रेगुलर बन रहा है? हाँ रेगुलर बन रहा है, अगर नहीं बनता तो ओजोन तो तुरंत ये खत्म हो गया होता, हम लोग भी यहाँ पे नहीं होते, यानी कि ये बनने का कार्यक्रम लगातार हो रहा है, ठीक है। फिर अगला, अगर सोचो यहां पे सर ओजोन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, चारों तरफ खाली बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, क्या लगता है कि पृथ्वी बचेगी? पृथ्वी तो बचेगी, पृथ्वी पर रहने वाले लोग बचेंगे? नहीं, ओजोन बनता है तो टूटता भी है, ये भी याद रखिएगा। केवल ओजोन बनता नहीं है, बनने के साथ साथ ओजोन टूटता भी है। दोनों चीजें एक साथ की सर ओजोन पहले, चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में याद रखिएगा कि ओजोन बनता भी है और ओजोन टूटता भी है। अब टूटता कैसे है तो याद रखिएगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो सनलाइट है हमारा, उसी सनलाइट के प्रेजेंस में कहीं ना कहीं ये ओजोन वापस से इस तरीके से टूट जाता है, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर इक्वेशन याद रखिए। सर वो बनने की प्रक्रिया है और ये टूटने की प्रक्रिया है, ये दोनों लगातार कई वर्षों से, कई एक हजार वर्षों से चलती आ रही है। अब यहां भी एक लॉजिकल सवाल करें कि सर सबसे पहले जब ओजोन नहीं था, जब ओजोन बनना शुरू हुआ होगा तो उस समय ये वाला इक्वेशन क्या हुआ होगा, बहुत ज्यादा हुआ होगा, तो जाके क्या बना, ओजोन की परत बन गई, ओजोन का एक लेयर बन गया। फिर क्या करना है कि सर उस ओजोन की लेयर की मोटाई बहुत ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो इधर ऊपर चला जाएगा, इधर नीचे कहां चला आएगा, वायुमंडल में चला आएगा। तो इसको भी रोकना है कि ये अपना लेवल हमेशा बना रहे, उसके लिए कहीं ना कहीं ओजोन को तोड़ा भी जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। दोनों बात ध्यान में आ रही है, ठीक है, कि ओजोन का बनना भी जरूरी है, ओजोन का टूटना भी जरूरी है। बनता कैसे है वो बात समझ में आ गई, क्योंकि इसके बाद की कहानी कुछ को समझ में आएगी, कुछ को पल्ले नहीं पड़ेगी। यही दोनों इक्वेशन आगे लेके चलेंगे। और एक तीसरा वर्ड CF2Cl2, बौरा जाओगे। बौराने वाली बात नहीं है, सिंपल है, लेकिन पता नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। हर साल हमने नोटिस किया है, कंफ्यूजन हो ही जाता है। कुछ लोग जिनका केमिस्ट्री ठीक है, इक्वेशन बनाना आता है ना, वो लोग ठीक ठाक है। अब बाकी देखिएगा, आपकी हंसी ना कुछ नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ पहले ही दिन कुछ कांड हो जाए। चलो ये दोनों बात दिमाग में है ना, खत्म हुआ तब हम पूछेंगे तुमसे, तुम कुछ हरकत मत करो। हम बार बार कह रहे हैं, देखो हम गुस्से के मूड में नहीं हैं आज, इसीलिए पीछे मत जाओ, यहीं रहो, तनी शांति से रहो। हाँ हम सच कह रहे हैं, एकदम आज गुस्से के मूड में एकदम नहीं है, बहुत अच्छे मिजाज में, इसीलिए बच गए वो अभी तक सारे लोग। आप नहीं देखी मेरे आपको देखने का कोई ये भी नहीं है, बशर्ते आपकी हरकतें वहां खींच ले रही है। हम इधर सामने देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हो, 2 मिनट का नुकसान कर दिया हमारा। चलिए अरे बस, अरे नहीं अकेले आपने नहीं किया, पूरा हम समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अपनों से लड़ाई खत्म करना है तो एक बार में गलती मान लेनी चाहिए, बताए थे। चलिए आगे शुरू करते। देखो होता क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा कि जैसे हम लोगों ने कहीं ना कहीं किसका इस्तेमाल किया, CFC का इस्तेमाल किया। तो CFC का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी याद रखना कि जब CFC का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं, तो अपशिष्ट के रूप में कौन निकलता है, वापस से CFC ही निकलता है। और CFC का इक्वेशन अभी आपको बताया था क्या, CF2Cl2, ठीक
ठीक है, कहां जाएगा सर? ये हमारे वातावरण में है, वातावरण से उठते उठते कहां जाएगा सर? ऊपर आएगा, ये पूरे वायुमंडल में फैल जाएगा। ठीक है, और वायुमंडल में जब फैलेगा ना तो ये जाकर के ऊष्मा के साथ रिएक्ट कर जाएगा, हीट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट होते ही अपने आप को तोड़ लेगा। देखिए किसमें तोड़ रहा है, CF2 Cl2 ये रिएक्ट करेगा और क्या बना रहा है? देखिए CF2 ज्यों का त्यों है, ये क्या है देखो जरा सर, दो है ना, दो परमाणु है क्लोरीन के, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, समझना, बातें समझ में आएगी। हुआ क्या है, ओजोन की सारी बात आपको समझा दी, ओजोन बनता कैसे है, ओजोन का टूटना भी जरूरी है, ओजोन का बनना भी जरूरी है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक काम चल रहा है। लेकिन हमने इस बीच में एक गैस छोड़ दिया, कौन सा? CFC, ये जाकर के पूरा कांड करने वाला। कैसे क्या करने वाला वो समझिए। सबसे पहले इसने क्या किया सर, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने जैसे ही वातावरण में मिला, ये वातावरण में जाने के साथ किसके साथ रिएक्ट कर लिया? हीट के साथ। यानी कि हम ऐसा कहें कि सर ये भी टूट रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या हो रहा है? टूट रहा है। किसकी उपस्थिति में टूट रहा है? उष्मा की उपस्थिति में, हीट की उपस्थिति में टूट रहा है। और टूटने के बाद मुख्य बात पे क्या ध्यान देनी है? लाइट कट है क्या? ये बाहर जाके देख जरा, स्कूटी का चार्जर लगा हुआ, जल्दी स्विच जरा उसको काटो तो ओवरलोड में चला जाएगा। खाली उसका स्विच काट देना ना जहां पे चार्जर लगा है। आजा, चलो मुख्य बात आप यहां फोकस रखना, इस पे, या तो इस पे या इस पे, कि क्या बाहर निकला है यहां से? क्लोरीन का एक परमाणु, एक एटम बाहर निकला है। ठीक है, चलो इन सबको भूल जाना, बाकी को। अब हमारे वातावरण में सर क्या मिल रहा था? CFC। ठीक है, इस CFC ने अपने आप को उष्मा की उपस्थिति में तोड़ा और क्लोरीन का क्या कर दिया? एक परमाणु बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अब देखना हमारे पास ओजोन जो बनने वाला तरीका था उसकी बात करते हैं कि सर ओजोन बनने की प्रक्रिया क्या थी? ये रहा ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के क्या बनाते थे? O3 बनाते थे। एक दूसरा चीज क्या था सर? टूटने वाला था। टूटने में क्या कहानी चल रही थी हमारे कि सर O3 था, O3 जब टूट रहा था तो क्या बन रहा था? ऑक्सीजन प्लस फिर ऑक्सीजन का परमाणु बन रहा था। अब आगे की कहानी समझिएगा। सर ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन बाहर कहां पे है? वातावरण में घूम रहा है। ये क्लोरीन जा करके, इसको साइड में रखते हैं अभी ना, ये क्लोरीन आया और ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और क्या बना रहा है जरा देखो तो, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन सकता है ना। क्लोरीन मोनोऑक्साइड कर क्या रहा है सर? ये क्लोरीन इस ओजोन को तोड़ रहा है, एकदम सिंपल भाषा में। अब तोड़ेगा जब, आपको पता है कि सर ओजोन यदि टूटता है तो देखो, तो ओजोन जब टूटेगा तो किस में टूटेगा सर? O2 में और O में टूटेगा। ठीक है सर, यहाँ पे जो ओजोन टूटेगा वो भी किस में टूटेगा? O2 में और O में। यानी कि सिंगल ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ स्वयं ये क्लोरीन क्या कर गया? रिएक्ट कर दिया। क्या बना दिया? क्लोरीन मोनो ऑक्साइड, और क्या निकाल देगा यहाँ से? ऑक्सीजन। पहला इक्वेशन, पहला बात समझ में आया क्या हुआ कि सर क्या हुआ था? CFC बाहर निकली थी, उष्मा की उपस्थिति में ये CFC ने तोड़ लिया था अपने आप को। सिंगल क्लोरीन का परमाणु यानी कि सिंगल क्लोरीन का एटम क्या हो गया था? बाहर आ गया था। वो क्लोरीन का परमाणु, वो क्लोरीन का एटम जा करके हमारे वायुमंडल के ऊपर जो मिल रही है क्या? ओजोन की परत, उस ओजोन की परत में जो ओजोन की गैसें मिल रही है उसको तोड़ रहा है। हालांकि हमारा ओजोन ऑटोमेटिक टूटता है, पता है हमें, लेकिन इसको क्या कर रहा है? ये तोड़ रहा है, तोड़ के स्वयं रिएक्ट कर जा रहा है। क्या बना दे रहा है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और क्या बना दे रहा है? ऑक्सीजन का अणु बना दे रहा है। ठीक है, समस्या इससे भी नहीं था। चलो सर तोड़ दिया, कोई बात नहीं है। अभी ऑक्सीजन आया ना, ऑक्सीजन लास्ट में बाहर निकला ना, कोई बात नहीं। सर ये किसी ऑक्सीजन के परमाणु से क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा? O3 बना देगा। पॉसिबल है? चलो एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि सर इसने क्या किया, CFC ने क्या कांड किया जरा देखो तो। सर सिंपल सा लिखते हैं, इसने ओजोन को, या ये ओजोन को
तोड़ रहा है। ठीक है, अब एक और चांस हमारे पास बच जाता है कि सर ओजोन को तोड़ने के बाद इसने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ दिया, ऑक्सीजन के अणु को बाहर छोड़ दिया। संभावना क्या है, ये ऑक्सीजन किसी फ्री ऑक्सीजन के एटम के साथ जाकर के जुड़ेगा तो वापस क्या बना देगा, O3 बना देगा, वापस से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ये भी नहीं होने देगा, ये भी नहीं होने देगा, यानी कि ओजोन को तोड़ेगा भी। और दूसरा बात याद रखिएगा, ये पहले लाइन में याद रखिएगा, और दूसरा सर ओजोन को बनने से रोकेगा भी। कैसे रोक सकता है, तनिक दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ। तोड़ने तक की बात समझ में आ गई ना, कैसे तोड़ रहा है, रोकेगा कैसे, तनिक बताओ। नहीं दिमाग काम कर रहा है, चलो तुरंत हम बताते हैं। देखो क्या हुआ था, जरा देखो तो। सर क्या मिला था हमको, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मिला था क्या, ठीक है, और क्या मिला था, ऑक्सीजन मिला था। ठीक है, अब सारा बखेड़ा यही खड़ा कर रहा है, क्लोरीन। अब जानते हो सर ये इंतजार में है किसके, ऑक्सीजन के एक परमाणु के, कि अगर इसको मिल जाए तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, O3 बना देगा। चलो सर दिखा देते हैं कि यहां पर चारों तरफ इधर मिल रहा है, ऑक्सीजन का फ्री एटम घूम रहा है, कि भाई कोई आ जाए इसके पास, कौन सा, O2, और रिएक्ट करके क्या बना दे, O3। लेकिन पता है ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड ये मौका भी नहीं छोड़ेगा। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जानते हो क्या करेगा, दूसरे इक्वेशन में लिखते हैं कि सर अभी बचा है मेरे पास क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये क्या करेगा, जितने भी फ्री एटम बचे हुए हैं ना, ये इनके साथ फिर से रिएक्ट कर लेगा। रिएक्ट करके देखो क्या बनाएगा, सर ऑक्सीजन बना दिया। ठीक है, अपने आप को फ्री कर लिया। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ा, सोचो ओजोन बनाना था आपको, ओजोन बनाने के लिए क्या चाहिए सर, O2 चाहिए, O चाहिए। ठीक है, ओजोन अगर हमारा टूट रहा है तो किसमें टूट रहा है, O2 में और O में टूट रहा है, यही बात थी। ठीक है, यहां तक की बात। अब क्या किया था सर इसने, जो ये ओजोन के पास क्या चला गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन का एक परमाणु बाहर आया। उसने सबसे पहले क्या किया कि ओजोन को तोड़ना शुरू किया। ओजोन को तोड़ा तो क्या बनाया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। फिर एक चांस रह जाता कि कोई बात नहीं, ये ऑक्सीजन किसी फ्री एटम के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा, ओजोन। लेकिन ये रहेगा तब ना जाके जुड़ेगा, इसको भी क्या कर लेता है, ये जो आपका ClO है यानी कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करके क्या कर देगा, सिंपल सा ऑक्सीजन बना देगा और फिर से वापस अपने आप को फ्री कर लेगा। देखो तो, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है क्या, देखो तो सर एक तरफ ओजोन को तोड़ भी रहा है और दूसरी तरफ ओजोन को बनने से रोक भी रहा। अगर ये वाला फ्री वाला रहेगा तो ओजोन बन जाएगा, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ रहा है। देखो और देखो सबसे भयंकर क्या करेगा, कहानी शुरू कहां से हुई थी, देखो तो क्लोरीन के फ्री एटम से, यानी कि क्लोरीन का एक मुक्त क्या मिल रहा था, परमाणु मिल रहा था, यही से तो कहानी शुरू हुई थी ना। ये सबसे पहले जाकर के किसके साथ रिएक्ट हुआ था, ओजोन के साथ। ओजोन को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। तोड़ भी दिया, बनने भी नहीं दिया, और नहीं बनने देने के बाद अपने आप को क्या कर लिया, फिर से फ्री कर लिया। क्या अब फिर जानते हो क्या करेगा, फ्री हो गया नहीं, फिर तुरंत खोजेगा किसको, ओजोन को। क्या करेगा इसको, सर तोड़ देगा, क्या बनाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। फिर से कांड वही चालू करेगा। अच्छा, फिर ये अकेले मानेगा नहीं, क्या बना था यहाँ पे, ClO, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब जो फ्री वाला एटम है उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसको क्या कर देगा, बदल देगा ऑक्सीजन में, या फिर से क्या कर लिया, अपने आप को फिर से फ्री कर लिया। सर ये बार 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 करता रहेगा। एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि जो यहां से क्लोरीन बाहर निकला है फ्री, यानी कि एक मुक्त जो क्लोरीन मिल रहा है, ठीक है, ये कितने ओजोन को तोड़ सकता है। बात समझ में आ रहा है, याद रखिएगा 1,00,000 से ज्यादा या लगभग 1,00,000 ओजोन के अणुओं को, मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। सोचो एक क्लोरीन इतना खतरनाक। डन, समझ में आ गया।
सर ओजोन क्या था, कैसे हमको बचा रहा था, ओजोन हमारी पतली हुई है, कहाँ पे पतली हुई थी, अंटार्कटिका रीजन में, उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती है वो हमने जाना। फिर ये ओजोन कहाँ कहाँ पे मिलता है, कौन कौन से मंडल में, उसकी बात हो गई। फिर ओजोन से जुड़ी हमने बात देखी कि आखिर इसका नुकसान हो कैसे रहा है। तो मुख्य रूप से नुकसान कौन कर रहा था, CFC, उसमें से जो मुक्त उसका क्लोरीन था वो कहीं ना कहीं ओजोन को तोड़ भी रहा है और ओजोन को दोबारा बनने से रोक भी रहा है। बस समझ में आ गया। जब इतना सब कुछ देखा गया कि अरे बाप रे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, हमारा पूरा सृष्टि बर्बाद हो जाएगा, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तब जाकर के याद रखिएगा 1987 में एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुई थी, एक संधि हुई थी। क्या जगह का नाम होगा, कनाडा में होगा, तो देखो तो मॉन्ट्रियल है ना, हाँ मॉन्ट्रियल, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, हाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन एन है, ठीक है, प्रोटोकॉल, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संधि, ठीक है। कब हुआ, 1987 में। क्या किया गया, तो सर यहां पे ना बस याद रखिएगा कि बहुत सारे मुख्य देश समझते हो, जब बड़े बड़े जो देश हैं वो सारे लोग इसमें शामिल हुए और शामिल होने के बाद सभी लोगों ने सिग्नेचर किया एक एग्रीमेंट पे, ठीक है। और वो एग्रीमेंट क्या था कि जितना कम से कम क्या करना है, कूलिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है, यानी कि जितने भी ठंडा करने वाले कारक हैं जो खास करके जाके किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस कूलिंग एजेंट का इस्तेमाल यूज क्या करना है, कम से कम करना है। डन।